नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने की कवायद फिर से शुरू कर रही है। ये दोहरी जिम्मेदारी अब तक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, चूंकि वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, और नेता प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पहले ये तर्क दिए गए कि कमलनाथ इसलिए नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे क्योंकि जब सरकार गई उसके बाद नेता प्रतिपक्ष उनको बनाना इसलिए जरूरी था कि कहीं कांग्रेस में टूट ना हो जाए। लेकिन अब फिर से ये कवायद शुरू हो गई है। शीर्ष नेतृत्व तक तमाम वो नाम पहुंचाए गए हैं कि किसे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। सदन में संख्या बल के हिसाब से कहीं ना कहीं एक एग्रेसिव विपक्ष है, लेकिन क्या विपक्ष जिसे नेतृत्व देगा, यानी सदन में जो विपक्ष का नेतृत्व करेगा नेता प्रतिपक्ष जो होगा, क्या वो उतना एग्रेसिव होकर लड़ पाएंगे? क्योंकि बीजेपी जो हमेशा से सदन में भी एग्रेसिव रही है, जब कमलनाथ की सरकार थी तब भी, अब उन तमाम नामों की चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर किसे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। बाला बच्चन, ये नाम ऐसा कहा जा रहा है कि कमलनाथ ने, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक आदिवासी कार्ड खेल दिया है और बाला बच्चन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। कमलनाथ ने नाम बढ़ाया है। यकीनन बार बार इस बात का जिक्र होता है कि कमलनाथ खेमे से आते हैं। बाला बच्चन और उनके नाम पर आम सहमति पार्टी के अंदर बनती हुई दिख रही है, चूंकि एक ट्राइब बेल्ट से आते हैं और पूर्व में गृह मंत्री रह चुके हैं। एक बार उन्हें फिर से पहले उपनेता प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी वो निभा चुके हैं। इसके साथ ही डॉक्टर गोविंद सिंह और जीतू पटवारी का भी नाम था। उमंग सिंगार के नाम को लेकर शीर्ष नेतृत्व को कुछ युवा विधायकों ने पत्र भी लिखा है कि उमंग सिंगार को बनाया जाना चाहिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बाला बच्चन के नाम पर हाईकमान भी सहमत हो सकता है। आदिवासी कार्ड के बूते फिर से एक बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी सक्रियता और तमाम वो दखल फिर से दिखाना चाह रही है। 28 दिसंबर से विधानसभा का सत्र है और उसके ठीक पहले ये कवायद होगी कि नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस किसे बना रही है, वो नाम सामने आ जाएगा। करीब करीब बाला बच्चन के नाम पर सहमति बन सकती है। बीच में विजय लक्ष्मी साधो का भी नाम आया था नेता प्रतिपक्ष के लिए। बाला बच्चन 2013 से 2018 तक विधायक दल के उपनेता भी रहे हैं, मतलब एक जिम्मेदारी सदन में वो निभा चुके हैं और इसलिए ये कवायद शुरू हुई है और ये माना जा रहा है कि उन्हें फिर से एक बार नेता प्रतिपक्ष इस बार बनाया जा सकता है। इसके पहले आदिवासी नेता जमुना देवी नेता प्रतिपक्ष रह चुकी हैं 2003 से 2008 तक। 13वीं विधानसभा में भी 7 जनवरी 2009 को जमुना देवी फिर से नेता प्रतिपक्ष बनी थी, लेकिन उसके बाद उनका निधन हो गया और वो पद खाली रहा। बाद में अजय सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था 15 जनवरी 2011 को। लंबे समय तक वो भी नेता प्रतिपक्ष रहे। ये कवायद चल रही है कांग्रेस के अंदर, इस बात को लेकर भी खींचतान है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं अनौपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से कहा जाए, 2 गुट सशक्त रूप से मध्य प्रदेश में हैं जो अपने अपने खेमे से नाम आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन ये नाम बाला बच्चन का नाम हो सकता है, इस नाम पर सहमति हो जाए। दूसरी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी खबर, मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में कमलनाथ के बेटे बकुल नाथ का नाम लिया है, जिक्र किया है और पूछा है कि वो कहाँ रहते हैं और क्या व्यवसाय करते हैं। जब से ये नाम चर्चा में आया, जब से अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में आरोप लगे कमलनाथ के भतीजे पर, कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी का नाम सामने आ चुका है। मामले में राजीव सक्सेना के बयान से साफ जाहिर है कि कंपनी के मुख्य कर्ता धर्ता उन्हें राजनीतिक ताकत बताने के लिए सलमान खुर्शीद, कमलनाथ और अहमद पटेल का नाम भी उल्लेख किया गया था। ये जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उस समय जिन लोगों से ये पूछताछ हुई उसमें ये चीज़ निकलकर सामने आई। अब वीडी शर्मा ने कमलनाथ से पूछा है कि बताएं कि बकुल नाथ एनआरआई हैं तो वो किस देश में रहते हैं और क्या काम करते हैं। मध्य प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है। कहीं ना कहीं जब इस मसले पर पूर्व मुख्यमंत्री के रिलेटिव फंसे नाम आया तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी इसके छींटे पड़े और विपक्ष में जब उस समय भाजपा थी तब भी आरोप लगे। उसके बाद जब सरकार बनी तब से भी लगातार वो इस मामले पर, अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले पर लगातार कमलनाथ को घेरते रहते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं। अगली खबर है, मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव में प्रचंड जीत मिलने के बाद अब बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारी में भिड़ गई है। साफ है कि तैयारियां शुरू हो गई हैं। इलेक्शन कैंपेन की माहिर भाजपा आभार रैली के बहाने
नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार का आगाज करने जा रही है। 15 दिसंबर के बाद कभी भी ये रैली शुरू हो जाएंगी। उपचुनाव में जो जीत मिली उस पर अब पूरी तरह से फोकस होकर आभार रैली लेकर बीजेपी के तमाम वो सक्रिय कार्यकर्ता, संगठन जिस तरह से काम कर रहा है, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। इसका पूरा खाका संगठन ने बना लिया है। वीडी शर्मा के नेतृत्व में ये तमाम चीजें चलेंगी। बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार है। बीजेपी जिस तरह से प्री डिसाइडेड गोल्स की ओर बढ़ रही है, वहीं कांग्रेस में अभी कुछ भी साफ नहीं है। मजबूत विपक्ष सदन में है। निकाय चुनाव की क्या तैयारियां हैं अभी नहीं पता। फिलहाल तो कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस की बात हो रही थी। यूथ कांग्रेस के इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन साफ है कि बीजेपी ने फिर से एक बार पूरी ताकत के साथ निकाय चुनाव के लिए कमर कस ली है। उनका साफ तौर पर यह मानना है कि निकाय चुनाव के पहले तमाम मैन टू मैन मार्किंग, पब्लिक से कनेक्टिविटी और फिर से संगठन के लोग जमीनी स्तर पर पहुंचकर बीजेपी जो बीच में एक जनाधार थोड़ा कम हुआ, यानी विधानसभा चुनाव में, उसके बाद लोकसभा में फिर बढ़ा, फिर उसी को और बूस्टअप करते हुए आगे बढ़ाएगी। यही तैयारी चल रही है। शहडोल में पिछले 4 दिन के घटनाक्रम जिस तरह से रहे, 4 से 5 दिन में जिस तरह से मासूम बच्चों की मौत हुई, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया। जांच की टीम शहडोल पहुंची है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने भी साफ किया है कि हम पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि व्यवस्थाएं सुधार देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी घटनाएं हो गई तब तमाम तरह के ऐलान हो रहे हैं। बार बार ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि गहन शिशु चिकित्सा की नई इकाई स्टैब्लिश की जाएगी, नए बेड तैयार किए जाएंगे और सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि जो मासूम बच्चे मौत के गाल में समा गए, उन माओं की पीड़ा कहाँ है? सरकार की संवेदनाएं हैं कि हम तमाम व्यवस्थाओं को सुधारेंगे, लेकिन हालात ऐसे क्यों हैं? आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या हालात हैं, ये आप बखूबी समझ रहे होंगे। तमाम खबरों में भी ये चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था की जो स्थिति है, उससे आप ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। बात चाहे SGMH रीवा की जाए या MY हॉस्पिटल इंदौर की या हमीदिया अस्पताल भोपाल की, हालात आपके सामने हैं। जब शहरों में ये हालात हैं तो ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या होगी? सरकार संवेदनशीलता की बात करती है और लगातार इस बात की वकालत करती है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। कोरोना वॉरियर्स और जिन पर फूल बरसाए गए थे, उन पर लाठी डंडे भी बरस चुके हैं इसी मध्य प्रदेश में। लेकिन अब उम्मीद है कि फिर से एक बार सरकार जिस तरह की जांच की बात कर रही है और जिस तरह ये पूरा घटनाक्रम शहडोल में हुआ है, उसके बाद उम्मीद है कि एक बार व्यवस्था फिर से दुरुस्त की जाएगी। और देखना होगा कि सरकार कब तक जमीनी स्तर पर अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त कर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था दुरुस्त कर, इस मध्य प्रदेश में जिस तरह की खस्ताहाल व्यवस्था है उसे कब तक दुरुस्त कर पाएगी, ये हमें और आपको देखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।